आज हम बिहार झारखंड क्षेत्र से आए हुए हमारे मित्र जो अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ऐसे डॉक्टर सोमनाथ आर्य जी, इनसे आज हम चर्चा करेंगे। सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आवाज़ के दर्शकों को मेरी ओर से जय भीम। आप वहाँ पे जो है संपादक हैं, जो झारखंड और बिहार में काम करता है, राष्ट्रीय अखबार। तो इसमें जो है हमने ऐसा सुना कि वहाँ पे झारखंड और बिहार में आप अकेले संपादक हैं। ये ऐसी स्थिति, ये तो सदियों की स्थिति है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उनको जो मीडिया का जो क्षेत्र है उस पर ये चूँकि निजी क्षेत्र है और निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे स्थिति में जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, बहुजन समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, वो कभी सपने में भी नहीं सोच पाते कि मीडिया जैसे सेक्टर में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। अमूमन हम जिस प्लेटफॉर्म से आते हैं, बिहार, झारखंड, जो क्रांति की भूमि रही है, बुद्ध की भूमि रही है, अंबेडकर के क्रांतिकारी विचारधारा की भूमि रही है, वहाँ पे लोग जो इन कम्युनिटी से, निचले तबके से लोग आते हैं, वो सपने में नहीं सोच पाते वो ग्रुप डी की नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए, साधारण कांस्टेबल की नौकरी के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे हालात में चूँकि मेरे पिता अम्बेडकराइट्स रहे हैं, अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले रहे, मैंने बचपन में उनकी किताबों की संग्रह को देखा, बाबा साहब अम्बेडकर के संग्रह को देखा, तो मैंने काफ़ी क्रांतिकारी विचारधारा से एक अवगत हुआ, एक साक्षात्कार हुआ बचपन से। तो मुझे लगा कि एक कौन सी ऐसी धारा है जहाँ हम अपने विचारों को लेके जा सकते हैं। और जब मैं मीडिया सेक्टर में आया तो मैंने पाया कि अरे इस पूरी भीड़ में मैं अकेला हूँ। और आज भी बिहार और झारखंड में सबसे चौंकाने वाली बात यह है, दलितों की बात तो छोड़ दीजिए, शेड्यूल कास्ट की बात तो छोड़ दीजिए, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग परमानेंट एम्प्लॉय में एक भी नहीं है। मतलब ये ओबीसी जिसको ओबीसी के लोग, वो तो समझ लीजिए कि उसकी बस वो जो जन्म लेता है, अगर मीडिया के बारे में वो सोचता भी है तो समझ लीजिए वो इस तरह से सोचता है कि काश मुझे यहाँ झाड़ू देने वाली नौकरी मिल जाए, मुझे यहाँ टेबल साफ करने की नौकरी मिल जाए। और उसे अमूमन इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि यू आर नॉट टैलेंटेड, आप टैलेंटेड ही नहीं हो। और मैंने उस मिथक को तोड़ने का काम किया। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से मास कॉम का कोर्स किया और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से अपने करियर की शुरुआत की और 10 साल हिंदुस्तान अखबार में मैं परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर रहा और अपने सफ़र को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन पीछे झांक कर देखता हूँ तो आज भी भीड़ में मैं अकेला खुद को पाता हूँ। लेकिन आप यहाँ तक जो पहुँचे तो आपको बीच में जाति व्यवस्था ने रोकने का काम नहीं किया? बिल्कुल, जाति व्यवस्था के बारे में मेरी जो विचारधारा थी, वो विचारधारा तब तक मैं अखबारों में पढ़ता था, निजी अनुभव मेरे कुछ नहीं थे। जब आप मीडिया के सेक्टर में आते हैं, जब आप मीडिया के पृष्ठभूमि में काम करना शुरू करते हैं, तो पूरी जो ढांचा है उसमें वर्ण व्यवस्था का खुल्लम खुल्ला वहाँ पे आपको रूबरू होने का मौका मिलता है। सारे लोग सवर्णवादी मानसिकता के लोग होते हैं। समाज का हर वो गरीब तबका, समाज का हर वो वंचित तबका जिनकी समस्याओं को आप सामने लाना चाहते हैं, उसका जो अपराधी, जो उसका शोषण करने वाला है, उसके रक्षक के तौर पे मीडिया के ही सारे सहकर्मी नजर आते हैं, जो चाहते हैं अगर बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों के साथ कोई अत्याचार होता है तो उसके मीडिया के हमारे सहकर्मियों को लगता है कि अत्याचार करने वाले तो मेरे ही सहकर्मी हैं। तो वैसी खबरों को लाना आज के दौर में बड़ी चुनौती का काम होता है। खासतौर पर पुलिस स्टेशन में लोग जाते हैं, वहाँ FIR दर्ज नहीं होती। मीडिया में गुहार होती है तो लोग कहते हैं कि पहले FIR कराओ, चक्कर लगाते रह जाते हैं। मीडिया का चौथा स्तंभ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जिस संविधान की रचना की, उसमें मैं इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हूँ कि मीडिया जैसी संरचना का जो आविष्कार उस दौर में हुआ, आज वो दौर इतना ग्लोबलाइज्ड हो गया, इतना व्यापक हो गया कि इस व्यापक दौर में गरीबों के आंसू सूख गए हैं और मीडिया में उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश यह रहती है कि इन चुनौतियों के बीच में मैं कोई रास्ता निकाल सकूं और इन रास्ते निकालने के क्रम में कई तरह की चुनौतियां रोज सामना कर रहा हूं। हर घंटे मुझे चुनौती मिलती। जी। जैसे आपने बताया अभी कि वो जो मीडिया है, मीडिया इसकी दखल अंदाजी नहीं लेता। आप बहुजन समाज के जितने भी एट्रोसिटी होते हैं या जो भी समस्याएं होती है, इनको दूर रखते हैं। जबकि मीडिया का मेन जो है ये कल्चरल कंट्रोल 100% जो सवर्णों के हाथ में है, ऊंची जातियों के हाथ में, ब्राह्मणिकल सिस्टम के हाथ में है। ये कल्चरल कंट्रोल से इस बहुजन समाज को बाहर निकालना है। ये कल्चरल कंट्रोल पूरी तरीके से, सांस्कृतिक नियंत्रण 100% ब्राह्मणवादियों के हाथ में, मनुवादियों के हाथ में। तो फिर आप जिस स्थिति में अभी ये जो सिस्टम में अभी काम कर रहे हैं,
और जिस बिहार और हम झारखंड की बात करते हैं, जहाँ पे आपने जिक्र भी किया कि वहाँ पे एक आंदोलन भी चला, आंदोलन की पार्श्वभूमि वाला ये स्टेट है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो स्थिति है अभी, ये भयानक स्थिति, मतलब उनको जो दैनंदिन काम है उसके लिए जो डेली जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वही उसी से छुटकारा दिलवा नहीं रहा ये मीडिया, तो फिर ये कल्चरल कंट्रोल से बाहर कब निकालेगा? सबसे दुखद बात यह है कि आज हमारे समाज में जागृति का जबरदस्त अभाव है और बाबा साहब अंबेडकर के जो मूलभूत सिद्धांत रहे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, और आज उन बातों को केवल हम अपने घर के ड्राइंग रूम में सजा कर रख रहे हैं। हम भूखे पेट रहें और अपने बच्चों को शिक्षित करें और ये सपने सजोने का काम करें कि आपको शिक्षित होना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। लेकिन हमारे साथ क्या स्थिति है, हमने सदियों से पीड़ाएं झेली है, आहें कराहें सिसकियों का घूंट हमने पिया है। हम अपने बच्चों को अगर चाहते हैं एजुकेट करना तो समझ लीजिए हमारे साथ आर्थिक कठिनाइयां आती है। उन आर्थिक कठिनाइयों का की बेड़ियों से जकड़न का मुक्ति का उपाय या तो राजनीतिक है, और राजनीति ही वो ऐसी कुंजी है जिससे सारे ताले खोले जाएंगे। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बिहार और झारखंड, असम, कमोवेश मैं मानता हूं कि पूरे मुल्क में, पूरे देश के यही हालात है। लेकिन आज दलितों में जन जागृति, जो वो दुखद बात तो ये है कि छोटे से आंदोलनों को के सेटिस्फैक्शन को हम एक बड़े आत्म आंदोलन के सेटिस्फैक्शन से जोड़कर देख लेते हैं। मुझे लगता है कि छोटे आंदोलनों कि जिससे जो हमें प्राप्ति हुई, उस प्राप्ति के बाद हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में, झारखंड में जो मौलिक स्थितियां हैं उसमें शिक्षा का एक जबरदस्त आंदोलन होने की और ज़रूरत है। आप खासतौर पे देखेंगे कि बिहार में जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो अंबेडकर की, बाबा साहब की प्रतिमा को घर में टांग के रखते हैं, उनके बच्चे मिड डे मील खाते हैं। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बच्चे हैं, जो पले हैं, पनपे हैं, सवर्णवादी व्यवस्था के बच्चे हैं, वो सारे कॉन्वेंट में जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जो बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, जो फर्राटेदार मौलिक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, वो मिड डे मील खाने वाले बच्चे जो खिचड़ी परोसे जाते हैं वहाँ के बच्चों को, उनके जिनकी की सबसे बड़ी बात, मैं उस खिचड़ी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ उस बात का कि वो बच्चे स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन कायदे से ले नहीं पा रहे हैं। उनसे आप पूछें क्लास 6 के बच्चे से व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट्स वो पहले सुनता है, नेम कभी कभी सुन पाता है फिल्मों से। स्कूल में वो कुछ नहीं सीख पाता। वो असल में समझ लीजिए कि भाषा का जो स्तर है, शिक्षा का जो स्कूल में शिक्षा का स्तर बहुत ही न्यूनतम है। आप मान कर चलिए, आप सर्वे कराएं कि बिहार और झारखंड में जितने आदिवासी हैं, जितने दलित हैं, वो सारे बच्चे ही मिड डे मील खाने के लिए स्कूल में जाते हैं। उनके घर में खाना नहीं पकता। बच्चे, उनकी माँ कहती है बेटा पढ़ो ना पढ़ो, स्कूल जाओ, वहाँ कम से कम खाना तो मिलेगा। अब उन बच्चों की आहें कराहें सिसकियों के बारे में सोचिए, जिनके सपने हैं स्कूल तो जाएं, लेकिन इसलिए नहीं जाएं कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएं, इसलिए वो स्कूल जाएं कि घर में कम से कम खाना नहीं मिलता है, स्कूल में खाना तो मिलेगा। तो बिहार की सरकार जो वोट बैंक की राजनीति वर्षों से चली आ रही है, कमोबेश एक राष्ट्रीय सोच की जरूरत है, एक बेहतर सोच की जरूरत है, और दलितों की पीड़ाओं को, बैकवर्ड की पीड़ाओं को, बाबा साहब के मानने वालों की पीड़ाओं को समझने के लिए एक बहुत सम्यक सोच की जरूरत है। सोमनाथ सर, आपने बहुत गंभीर बात बोली है। अंबेडकरी आंदोलन तो शिक्षा के आधार पे है, लेकिन शिक्षा की यदि वर्तमान में ऐसी स्थिति है, यदि आप बता रहे यदि ऐसी स्थिति है तो फिर क्या? मेरा यह मानना है कि वहां के आज भी एक बात जान लीजिए कि अंबेडकराइट्स को मानने वाले लोग अब जिस ऊर्जा से जी रहे हैं, उस ऊर्जा का प्रेरणा स्रोत भी बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर है। वो मानते हैं कि बाबा साहब ने जिन कठिनाइयों को जिया है, उन्हें लास्ट बेंचर बनाया गया। बाबा साहब ने जितनी कठिनाइयों को झेला, उन कठिनाइयों को कई परिवारों ने विभिन्न मौके पर अपने बच्चों के साथ शेयर किया है। कुछ लोग हैं, 10% हो, 12% हो, 2% हो, वैसे ही बच्चे जिन्हें बाबा साहब के बारे में बताया जाता है, 14 अप्रैल हो, 6 दिसंबर हो, लोग बच्चे जाते हैं बाबा साहब के बारे में जानना चाहते हैं, तो बड़े बड़े वक्ताओं का आगमन होता है। वैसे वक्ता, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन वक्ताओं को मैंने सुना है, और कई अभिभावक होते हैं जो बाबा साहब की विचारधाराओं को वहाँ सुनते हैं। वो अपने बच्चों के अंदर, रिक्शा चलाने वाले गरीब तबके के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा मैं दिन रात एक करूँगा। लेकिन मैंने कई बच्चों को, अभिभावकों को देखा है जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, भूखे पेट रहते हैं लेकिन कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ाते हैं। वहाँ बिहार की जो स्थिति है उसमें शिक्षक हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, शिक्षक हैं, चपरासी हैं, कांस्टेबल हैं, लेकिन उनकी जो मासिक आमदनी है वो बच्चों की, वो जमीन नहीं खरीद रहे हैं लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे पढ़ाने वाले बच्चे, ऐसे पढ़ाने वाले अभिभावक
यही हमारे सपनों की आधारशिला है, जो समाज में आने वाले क्रांति की राह को एक बेहतर संकल्प के साथ तैयार करेंगे। बतौर चुनौती तो बहुत है, अभी उन चुनौती का हमें सामना करना है। जिनके पास में कुछ आर्थिक स्रोत आए, बिल्कुल, जिनके पास में कुछ उत्पादन के साधन आए, वही लोग पढ़ा पा रहे हैं बिहार और झारखंड में। जी, और बाकी जो का सारा शेड्यूल कास्ट, सारे दलित लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। आप जो एजुकेशन आप देखेंगे कि बिहार और झारखंड में वहाँ पे जो सरकार की योजनाएं चल रही है, आप देखेंगे कि बच्चे जो 10th क्लास में है, उन्हें बिहार सरकार ने जो मैट्रिक पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, उनको उनको उन्होंने आर्थिक पैकेज दिया कि 10,000 12,000 रुपए मिलेंगे। अब समझ लीजिए कि वो साइकिल पाने की होड़ में, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बिहार में जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही है, उसमें 4 मंजिले बिल्डिंग से पुर्जे पहुंचाया जा रहा है। पूरे देश की मीडिया ने देखा बिहार की वो दयनीय स्थिति को। अब आप समझ लीजिए सरकार का जो, लेकिन वो चोरी करने वाले बच्चे कौन हैं? अब आप गौर कीजिएगा, वो चोरी करने वाले वही बच्चे हैं जो मिड डे मील खा करके वो परीक्षा में एग्जाम देने के लिए उस स्कूल में पहुंचे हैं। कॉन्वेंट के बच्चे कभी नहीं आप देखेंगे कि उनके माता पिता अभिभावक वहां पुर्जे पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। ये सारे बच्चे गरीब तबके के लोग हैं, जिनको कि क्लासेस में टीचर ने सही रूप से उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। तो उनके सामने चोरी करना भी एक बहुत बड़ा संकल्प है। मैं बहुत गर्व से बात कर रहा हूं, दुख के साथ कर रहा हूं कि चोरी करना यहाँ के बहुजनों के लिए एक संकल्प की तरह है। अगर वो चोरी नहीं करेंगे तो समझ लीजिए उनके पास रिजल्ट नहीं होगा, और आने वाले दौर में अगर वो, चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है, चोरी नहीं करेंगे तो इम्तिहान में उसे 60% नंबर्स नहीं आएंगे, और अगर किसी तरह उसे 60% अंक आ भी गए तो उनका सपना है किसी तरह मैं फौज में चला जाऊं, किसी तरह मुझे ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए, चतुर्थ सैनिक की नौकरी मिल जाए, ताकि मैं अपने बच्चों के बारे में और फिर गुणात्मक तरीके से सोच पाऊं कि मैं अपने बच्चे को कैसे कॉन्वेंट में पढ़ाऊं। ये जो क्रमवार तरीके से सोच चल रहा है, ये बड़ी जटिल समस्या है बिहार के लिए, झारखंड के लिए। सरकार, नौकरशाही लोगों को मेरी बात आपत्ति भी लगेगी कि क्या स्थिति है, लेकिन सरकार जवाब देने से क्यों घबराती है? क्यों वो नहीं कहती कि बिहार सरकार के जितने आला अधिकारी हैं, जितने मिनिस्टर हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े? ये क्यों नहीं घोषणा करती है मुख्यमंत्री कि मेरे बच्चे, मेरे परिजन सरकारी स्कूल में पढ़े? जितने अधिकारी है जो संविधान को मानने वाले हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल संवैधानिक ढांचे से चलने वाला एक तंत्र है, कॉन्वेंट उन तंत्र का एक पार्ट है जो टैक्स पे करती है एजुकेशनल तरीके से। तो मेरा यह मानना है कि जब सरकार और मिशनरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा के महत्व को बेहतर तरीके से समझ रही है, तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाए, ताकि गरीब तबके के बच्चे भी वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सके जिनका सपना बाबा साहब अंबेडकर ने देखा। लेकिन मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब का जो मिशन है, जो सपना है, वो नागपुर जैसे शहरों में, महाराष्ट्र जैसे शहरों में कुछ हद तक तो फलीभूत है, लेकिन देश की जनता इस बात को जान ले कि बाबा साहब का सपना केवल नागपुर तक ही सीमित रहा। बाबा साहब का सपना आज गांव के गरीब के बच्चों के घर में, उनके माँ बाप को आप सड़कों पे जाएं, देखेंगे भीख मांगने वाले अमूमन लोग बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग हैं। ट्रेनों में भीख मांगने वाले लोग बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं। जेल में जितने लोग बंद हैं, आप एक आंकड़ा निकाल के देखिए, वो सारे बहुजन समाज के लोग हैं। ये सारे कौन लोग हैं? उनके बच्चों के सपनों का क्या होगा जिनके पिता, अभिभावक और गार्जियन सारे बिहार और झारखंड की जेलों में बंद हैं। गरीबों को नक्सली बना करके जेल में डाला जाता है। उनके बच्चों के सपनों के बारे में तो सोचिए। अभी आर्थिक स्थिति क्या है? मेरा यह मानना है कि आर्थिक स्थिति तो आप देखेंगे कि आईएएस, आईपीएस, बैंक सेक्टर्स में दलितों की आर्थिक स्थिति आंकड़े के लिहाज से काफ़ी कम है। आरक्षण पर हमले हो रहे हैं। अब पूरी तरह से आप देखेंगे कि रेलवे में पहले सफाई कर्मी जो होते थे वह कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होते थे। अब जो है बिहार झारखंड से जितनी ट्रेनें गुजरती है देश भर में, वो सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज के जितने लोग हैं, उन लोगों के आर्थिक हालात पर लात और हंटर मारने का काम गवर्नमेंट की मशीनरी कर रही है। अब आप समझ लीजिए पिछले 4 वर्षों में जिन बच्चों ने, जिन अभिभावकों ने यह सपना देखा कि रेलवे में मुझे कम से कम नाले, गंदगी साफ करने का काम मिलेगा, उन कामों को कॉन्ट्रैक्ट हाथों में दे दिया गया। अब आप इस मामले में कल्पना कर सकते हैं कि आज जो हालात रेलवे के पेंट्री कार में बने हैं, उस हालात में वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। आपको मैं एशिया के पहले रेलवे वर्कशॉप की बात में करना चाहूंगा। आवाज, कोई आरक्षण नहीं है,
आपको मैं एशिया के पहले रेलवे वर्कशॉप की बात मैं करना चाहूँगा आवाज़ चैनल के माध्यम से, कि भारत सरकार का ये स्कीम है कि जितनी कल कारखाने और फैक्ट्रीज हैं उसमें दलितों की भागीदारी होगी और उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको हक संवैधानिक तरीके से मिलेगा। लेकिन रेलवे की जितनी सारी कल कारखाने हैं, चाहे मधेपुरा का कारखाना हो, जमालपुर एशिया का पहला रेलवे वर्कशॉप जमालपुर का हो, उन जगहों पर दलितों ने आज तक टेंडर तक नहीं भरे। तो दलितों के बनाए हुए जितने उद्यमी हैं उनको जब टेंडर तक नहीं भरने दिया जा रहा, उनको पता तक नहीं है कि टेंडर में हमारा हक है, सारे टेंडर दलितों के हक मारे जा रहे हैं। कोई आर्थिक उन्नति की बात नहीं कर रहा है। केवल जिन्होंने इलेक्शन लड़ा सुरक्षित सीटों से, उनके व्यक्तिगत घर बढ़े गए। दलितों के चेहरे केवल रामविलास पासवान जैसे नेताओं और जीतन राम मांझी के जैसे चेहरों से जाना जाता रहा। लेकिन जीतन राम मांझी के परिजनों को आप देखें, उनके हालात क्या हैं, जो बिहार के सीएम रह चुके हैं, और देश के कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर रामविलास पासवान के गांव के हालात देखें, उनको आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति के सजग आर्थिक रूप से सबल हो जाने से सारे दलितों के हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दलितों के घर में आज भी बहु बेटियां आंसू बहा रही है, हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। अगर सुधार हुआ है 2-3% के रूप में, अगर देश के लोग ये मूल्यांकन कर रहे हैं कि रामविलास पासवान एयर कंडीशन कमरे में घूम रहे हैं तो दलितों के हालात में सुधार हो गए, वो भ्रम में ना जिए। दलितों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि देश में जो वैश्वीकरण की आंधी चली है इसमें सीधा सीधा हमला देश के बहुसंख्यक समुदाय पर हो रहा है। बाबा साहब के सपनों को कुचला जा रहा है और देश में एक गजब की क्रांति होने जा रही है। और क्योंकि ये आंसू दलितों के अब सूखते जा रहे हैं, उनके घर चूल्हे नहीं जल रहे हैं। क्या उपाय है इसके उपाय तो मुझे ये लग रहा है कि एक सबल शैक्षिक क्रांति की जरूरत है, समाज के जागरूक वर्गों को आगे आने की जरूरत है। और आपने देखा होगा कि जब भी हालात बद से बदतर होते हैं तो कोई ना कोई एक रोशनी तो जरूर निकलती है। आप देखोगे मीडिया सेक्टर में, मैं तो खुद का उदाहरण दूंगा, मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा, कि आज भी मैं सिंगल बहुजन समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, परमानेंट एम्प्लॉई हूँ। तो मैंने एक राह निकाली मीडिया सेक्टर में। आज बहुत सारे प्रेस रिलीज को डस्टबिन में फेंक दिया जाता था मीडिया में, मैं उसी डस्टबिन की खबरों को मैंने पेज 1 की खबर बनाई, एक राह निकाली। तो मीडिया सेक्टर में पहले तो आवाज़ आनी चाहिए। हमारी बात सामने जब तक नहीं आएगी, हमारे समाज की प्रगति का चिन्ह कहीं नहीं निकलेगा। तो समाज के लोगों को और जागरूक बनना होगा। मेरा ये मानना है कि हम भूखे तो सदियों से हैं, 2 वक्त की रोटी खाते थे, 1 वक्त की रोटी खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, भले ही सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन शिक्षकों पर मॉनिटरिंग करें, एक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करें। शिक्षक ही हमारे समाज के लोग हैं। सारे लोग जागरूक होकर शिक्षा के प्रति स्कूल की मॉनिटरिंग करें, एक तय करें कि हमारे शिक्षक समय पे नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय किए जाए। और जब तक बात दिल से नहीं निकलेगी तब तक समाधान नहीं होगा। हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, चाहे हमारे घर की बात हो या परिवार की बात हो, समाज की बात हो, राज्य की बात हो या राष्ट्र की बात हो। हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चेतना को जगा सकते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम भारत में है या नहीं है। जिस भारत की हम कल्पना करते हैं, या महाराष्ट्र को देख के जो हमारे साथी जो हैं, नागपुर को देख के जो कल्पना करते हैं, तो ये तो बहुत दूर की बात है। हमारे कुछ भाई जो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के लोग जो है, ये सारे बहुजन समाज के लोग शिक्षा के आज 21वीं सदी में भी इतने दूर है, ये सुन के ही बहुत बड़ा झटका लग रहा है। आप कह सकते हैं कि मुझे अगर खुशी की तलाश करनी होती है तो मैं नागपुर आता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे समाज के लोगों में थोड़ी सी सबलता है, तो उसकी एक झांकी मुझे नागपुर में मिलती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या पता नहीं प्रिंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कई जागरूक लोग मिलते हैं जो हमारे समाज के, जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े। और ये चिंता एक वाजिब विषय है, और जब तक समाज में चिंता नहीं होगी तो मुझे लगता है उसका निराकरण नहीं होगा। सबसे मुझे कारण ये नज़र आ रहा है कि हम जॉब में आते हैं तो इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं कि मुझे एक राह मिल गई, अब मुझे अपने समाज को लेकर क्या होगा। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपको उसी समाज से आपको निकलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन विलासिता की जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, उन विलासिता की ज़िंदगी में अपने ही कुटुंब के लोग, अपने ही समाज के लोग भूखे हैं। तो मुझे लगता है कि उस तृप्ति का जिससे आपने अपने डाइनिंग टेबल पे आपने भोजन किया, तो मुझे लगता है कि आप उससे ज़्यादा भूखे हैं।
चूँकि ज्ञान की भूख आपकी तो आपको विलासिता दे दिया, आपको जॉब दे दिया, लेकिन अगर आप अपने समाज को भूल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप उससे भी ज़्यादा दरिद्र हैं जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो मेरा मानना है कि वो एक भ्रम में जी रहे हैं कि मैं बेहतर स्थिति में आ गया हूँ, और सच्चाई ये है कि आप बेहतर स्थिति में नहीं हैं। आप एक छोटी ब्रैकेट में हैं, आप टेक्निकल जानकार भी हैं तो छोटी ब्रैकेट में रहने वाले हैं। आप सामूहिकता का बोध लेकर के आप विकास नहीं कर रहे हैं। जी। मैं आपको ये बता दूं कि ये आवाज़ जो है ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत तक जाएगी। लेकिन एक डॉक्टर सोमनाथ आर्य जी, मैंने जब आपसे बात किया तो आपके मन में ये जो करुणा का भाव कि जो है, जो मेरा समाज है, ये मेरा ड्राइंग रूम की आपने जो व्याख्या की, कपड़े की जो व्याख्या की, ये सटीक व्याख्या जो आई ये करुणा से आती है। और हम ये देखते हैं कि आपका परिवार, आपके पिताजी अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े थे, इसलिए आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से तो जुड़े, उनकी विचारधारा से जुड़े, ये तो दिख रहा है। लेकिन इसमें बुद्ध का भी अंश दिख रहा है, क्योंकि करुणा तो बुद्ध से आती है। मेरा ये मानना है कि जिन्होंने बाबा साहब की पूरी जीवनी को पढ़ी, तो मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि बाबा साहब को प्रतिकार कहाँ करना पड़ा। उनको प्रतिकार करना पड़ा हिंदू धर्म की क्रूर व्यवस्था से। उनको प्रतिकार करना पड़ा उस संरचना से, उस धार्मिक संरचना से जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को लास्ट बेंचर बनाया। उस व्यवस्था से बाबा साहब को सामना करना पड़ा जिस व्यवस्था ने उन्हें अछूत कहा। तो बाबा साहब ने पहले तो शिक्षा अर्जन की, पहले उन चीजों को समझा कि इस व्यवस्था की ऊर्जा का क्या मतलब है। जिस व्यवस्था ने उनको रौंधा उसकी ताकत क्या है। बाबा साहब देश से बाहर गए, उन्होंने शिक्षा अर्जन किया और उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया उस पूरी व्यवस्था का और उस पूरे सृजन काल का, और उसने चुनौती दे डाली उस व्यवस्था को जिसमें उसके खोखलेपन का पर्दाफाश हो गया। तो मेरा मानना है कि उस स्टेज में बाबा साहब ने एक प्रतीक के तौर पर हिंदू धर्म को त्याग दिया और यह संदेश दिया कि जिस व्यवस्था ने बाबा साहब, कुछ लोग मानते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, मेरा ये नहीं मानना है। मेरा मानना है कि आहें, कड़ाहें, सिसकियां, तड़प, उत्पीड़न ने एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती दी जिसने उसका दमन किया। संघर्ष का नाम था बुद्ध धर्म को स्वीकार करना, विरोध का नाम था बुद्ध धर्म को स्वीकार करना। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। एक व्यवस्था के खिलाफ बगावत का बिगुल उठाने के लिए एक प्रतीक के तौर पर उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। कमोवेश हम बाबा साहब के उस क्रांतिकारी कदम को बुद्धिज्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उसके पीछे जो उत्पीड़न की कहानी है जिससे कि प्रतीक के तौर पे बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, उस तड़प में आज हमारा समाज जी रहा है। वो चुनौती देने का साहस नहीं कर रहा है। बुद्धिज्म एक फिलॉसफी है, एक धर्म है और एक शानदार धर्म है, मेरा मानना है। क्योंकि बाबा साहब ने जब स्वीकार किया तो समझ लीजिए कि कोई निरामूर्ख व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया। बाबा साहब, जिसे कि पूरी दुनिया आज मानती है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, तो धर्म के मामले में उनका चयन मेरे ख्याल से अगर होता है तो बुद्धिज्म की ओर होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने और वक्त गंवाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे परिवार के लोगों ने उतना अध्ययन करके वो वक्त गंवा के वो अंतिम निर्णय पे आए। तो अब हमें उस अंतिम निर्णय के बाद का सफ़र तय करना है। और मेरा मानना है कि बुद्धिज्म एक बेहतर विकल्प है कि हम हिंदू धर्म को चुनौती दे सकते हैं। क्योंकि जब तक, मेरा एक दो लाइन से कहूँगा कि रूढ़ियों का जब तलक व्यापार होगा, धर्म का ठेका यहाँ चलता रहेगा। साथ ही देखकर जब तक चुप रहोगे, यूं सड़क पर हादसा होता रहेगा। तो इस हादसे के खिलाफ जिस बाबा साहब ने क्रांति की आवाज़ उठाई, उस हादसे के खिलाफ लोगों को खड़ा होना होगा। बुद्ध को समझने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि बुद्ध के बारे में पूरी दुनिया के लोगों की एक ही विचारधारा है, और वो विचारधारा है मानवता का, करुणा का, शांति का। और मेरा मानना है कि जो धर्म क्रूरता देता है, हमें उसे तिलांजलि देनी चाहिए और एक सम्यक विचारधारा में लोगों को आना चाहिए। और मैं किसी धर्मांतरण की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि दिल से निकली हुई जज्बात अगर आप महसूस करते हैं तो एक क्रांतिकारी कदम की आहट तो। और मैं आपको एक चीज़, मैं आपको अभी इसी चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि हाल के 2-3 वर्षों में जितना सोशल मीडिया का ग्राफ उठा है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो,
कोई धर्मांतरण की कोशिश नहीं हो रही है, कोई बुद्धिज्म को लेकर धर्म को परिवर्तन हिंदू से लोगों को खींचने की कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा है, हिंदू धर्म के कुरीतियों का पोस्टमार्टम हो रहा है। और मैं देखता हूँ कई दलित बस्तियों में, वहाँ पे लोग बुद्धिस्ट नहीं हैं, बावजूद उन्होंने कई फोरम ऐसे बनाए हैं, कई एनजीओ ऐसे बनाए हैं, कैसी सोशल संगठन ऐसे बनाए हैं जिसका नाम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। और वहाँ पे हिंदू धर्म की सारी कुरीतियों का पोस्टमार्टम हो रहा है और लोग बुद्धिज्म की ओर जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर हिंदू धर्म के लोग नहीं चेते, नहीं उन्होंने इस क्रांति को समझा, तो समझ लीजिए कि वो पुरानी जड़ों की ओर लौटेंगे, बुद्धिज्म की ओर लौटेंगे। और ये लोग नहीं माने तो आप ये इन आहटों को अगर समझना हो तो सोशल मीडिया पे जाकर देखें, जहां एक बार जय भीम लिखा जाता है तो उसकी बातों का जवाब कितने लोग जय भीम से लोग देते हैं। तो इन चीज़ों को लोग सरकार नज़रअंदाज ना करे। ये जय भीम बोलने वाले लोग केवल जय भीम नहीं बोल रहे हैं नीले कपड़ों में, ये क्रांति की बात कर रहे हैं। भले ही उनके पास बहुत ज़्यादा विस्तृत आइडियोलॉजी बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं हो, लेकिन ये जो आहट है, जिस दिन इसको राह मिल गया, इस देश में एक क्रांतिकारी विचारधारा का रहा है। क्योंकि आपके उत्पीड़न का, आपके अत्याचार का सिलसिला अब थमेगा। क्योंकि बुद्धिज्म कि लोग आकृष्ट हो रहे हैं बिना धर्मांतरण के, बिना बुद्धिज्म के किसी प्रोवोक आंदोलन के। ये बड़ी बात है कि हम कोई एजेंडा नहीं चला रहे हैं। नागपुर में बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं और भी जगह लोगों को मानने वाले हैं, लेकिन मैं बिहार में देख रहा हूँ कि मुंगेर जिले हैं, अरवल जिले हैं, वहाँ बुद्धिज्म फोरम चल रहे हैं। उनको मैं पूछता हूँ क्या बुद्धिस्ट हो? नहीं भाई, बुद्धिस्ट नहीं, लेकिन बुद्ध को मान रहे हैं लोग। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा है, ज्योतिबा फुले की प्रतिमा है, मान रहे हिंदू मैथोलॉजी को। लेकिन उसके घर में अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि पिता की मौत होती है, माँ की मौत होती है, श्राद्ध कर्म खत्म हो गए, श्राद्ध कर्म नहीं चल रहे हैं। उनका कहना है कि मैं इन कुरीतियों के खिलाफ खड़ा हूँ। मतलब एक जो हमारी चर्चा चल रही है और जो आपके यहाँ बातों से मैं समझाऊं कि एक तरफ बिहार और झारखंड के पृष्ठभूमि में जो आप सामाजिक आर्थिक स्तर बता रहे, अनुसूचित जाति जनजातियों का और ओबीसीओ का, तो इनमें उत्पीड़न हो रहा है, ये बहुत पीछे जा रहे हैं, ये भी बात बता रहे हैं आप। और दूसरी तरफ एक चिंगारी, एक क्रांति की लहर भी निकल रही है। मेरा मानना है कि लिटरेचर का जो स्तर है हिंदी समझने के लिए लोग 4वीं 5वीं क्लास तक काफ़ी है। और 4वीं 5वीं क्लास तक अगर उनको ये राम नाम सत्य है बता रहे हैं तो वो भी पता है कि बुद्धिज्म क्या है, अम्बेडकर शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो को भी वो समझ रहे हैं। तो बोलचाल, भाषा तो एक माध्यम है। तो अगर विचारों के प्रवाह के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों और PhD की डिग्री हो, आपको सरकारी नौकरी हो, IAS IPS हो। भाषा का स्तर अगर लिटरेचर के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में भी हो तो विचारधारा क्रांति पैदा कर रही है। और मुझे लग रहा है कि आर्थिक अवनति है, विचारधारा के मामले में वो आर्थिक अवनति एक अलग मायने रख रहा है, लेकिन धर्म के प्रति प्रतिकार का प्रतिफल आर्थिक उन्नति के साथ ना जोड़कर ये देखें कि धर्म के प्रति, जो हिंदू धर्म के प्रति जो प्रतिकार का प्रतिफल है, वह बुद्धिज्म की ओर लोगों का झुकाव हो रहा है। इसलिए वो भूखे हैं। मुझे लगता है कि भूखे तो हैं ही, लेकिन इस भूख के बीच में जो आर्थिक शोषण हिंदू मैथोलॉजी और हिंदू कुरीतियों के माध्यम से थोपा गया है, इनके खिलाफ अगर मैं खड़ा होता हूं तो एक आंतरिक ऊर्जा है उनको लगता है बुद्धिज्म खींच रहा है। तो आर्थिक अवनति तो यह भी सच है, और बुद्धिज्म की ओर उन निरे मूर्खों का आना भी, यह भी एक दोहरा सच है। वो पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों का बुद्धिज्म की ओर जुड़ाव, यह भी एक सच है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि साधारण साक्षर लोग आ रहे हैं। वो लोगों सभाओं में आते हैं, बैठते हैं। मैं पटना से एक कार्यक्रम में था, वहाँ बुद्ध शरण हंस थे, वो रिटायर्ड IAS हैं। उनका कार्यक्रम कई जगहों पे होता है, तो कई जगह लोग रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चलाना उस दिन छोड़ देते हैं। वो सुनना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा नए फलक में, बुद्धिज्म की नए फलक में क्या है। तो कमोवेश मानव की जो प्रवृत्ति है वो सीखने की तो जरूर रही है। तो ये अगर मान के कोई लोग चलता है कि मैं अगर ब्राह्मण हूँ, मैं सवर्ण हूँ, मैं विद्वान हूँ, निरामूर्ख ही भला कहना हो, तो निरामूर्ख तो वो SC ST OBC भी है, वो भी बुद्धिज्म को समझ। जब आप मूर्ख होकर हिंदू धर्म को समझ सकते तो मूर्ख होकर हम बुद्धिज्म को भी समझ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है। क्या बात है। मतलब ये सारी चर्चा जो हुई, इसमें हम देखते हैं कि आपने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, मतलब बहुजन समाज आज पूरी तरीके से सांस्कृतिक गुलामी में जी रहा है, ये एक तरफ सच है। उसको और दबाया जा रहा है। जिस चौथी स्तंभ में, लोकशाही के चौथे स्तंभ में मीडिया में आप काम कर रहे हैं, उसका भी आपने जो नजरिया है
वो भी बताया। मतलब यहाँ पे किसी को सांस्कृतिक गुलामी से बाहर निकालने का कहीं ये नहीं है। इसके बावजूद भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नाम की चिंगारी जो है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उस धारा को पकड़ के वो बदलाव लाना चाह रहा है। इस बदलाव की धारा को लेके आप यहाँ पे हमारे लोगों को बताने के लिए आप यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में आए, क्योंकि जो विषय आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया उसकी चर्चा है तो हमारी लंबी हो सकती है, बात और भी होते रहेंगी। और मुझे विश्वास है कि जिस दीक्षा भूमि के नगर में आप आए हो, जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कर्मभूमि में आप बिहार झारखंड से यहाँ पे आए हो, और मेरा ऐसा मानना है कि आप बार बार यहाँ पे आते रहोगे। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए भी आप आ जाए, हमारा आपको न्योता है। ये चर्चाएं और जारी रहेंगी। अब आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और चर्चा की, और सही स्थिति जो बिहार झारखंड की है, वहाँ के दलितों की है, और वहाँ हमको बताई। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके घर भरे हुए हैं, जिनके पास खाने के लिए भरपूर है, उनको अपने भाई के लिए सोचने का जो आपने एक दृष्टिकोण दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।